रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो नेशनलिज्म इन यूरोप एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिससे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूरोप चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो आप देख रहे हो कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मजीनी, काउंट कैवूर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। चैप्टर के हिसाब से समझना है तो मजीनी अगर आपको ध्यान रखना है तो मजीनी बेसिकली अगर आप यहाँ देखते हो तो इसका जन्म जिनेवा में हुआ है 1807 के आसपास हम देखते हैं। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप ऐसी दो सोसाइटी बनाई थी। एक यंग इटली है और एक आप ध्यान रखोगे कौन सी है, यंग यूरोप। ठीक है। और एक चीज और थी, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो मेटरनिच जो था उसने मजीनी को बोला था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मेटरनिच ने जो लाइन बोली थी वो हम ध्यान रखेंगे। क्या लाइन थी कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर किसको बोला गया था, मजीनी को बोला गया था। मजीनी का सीधा सीधा मतलब ये था कि इटली को हमें क्या करना है, यूनिफाइड करना है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैवूर को। तो कैवूर का नाम जहां हमें याद आएगा वहां हमें ध्यान रखना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर अगर आप मैप याद रखोगे इटली का तो बहुत अच्छा है, हो सकता है उस मैप से कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। तो काउंट कैवूर जो था बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता था और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से उसने कहीं ना कहीं इटली के यूनिफिकेशन में मदद करी। और जो अगर आप देखते हो सार्डिनिया पीटमोंट, इसका रूलर पहले से ही क्या था, इटालियन था। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इन 1859 सार्डिनिया पीटमोंट was successful in defeating the Austrian army। तो क्या था, डिप्लोमेटिक अलायंस किया था किसने, कैवूर ने। तो कैवूर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें एक तो इटली यूनिफिकेशन ध्यान रखना है थोड़ा सा, सार्डिनिया पीटमोंट ध्यान रखना है और जो उसकी स्किलफुल रिलेशंस थी उनको याद रखना है। थर्ड वन इज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आप देखते हो तो अपने चैप्टर में अपनी एनसीईआरटी में टॉपिक है एज ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो हम ना क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ना एनसीईआरटी को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन अगर आप देखते हो तो उसके अंदर हमें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच अपहीवल, बेल्जियम और नीदरलैंड का डिस्प्यूट वो सारा देखने को मिलता है। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आप देखते हो, ग्रीक में वॉर जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1821 में। ठीक है। और 1821 में अगर आपने और चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो इसके अंदर कौन थे जिन्होंने वॉर में सपोर्ट किया था, तो लॉर्ड बायरन। ठीक है। और 1832 में अगर आप देखते हो तो कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल उससे क्या होता है, रिकॉग्नाइज करता है ग्रीक को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये कब हुआ था, 1832 में हम इस चीज को देखते हैं। नेक्स्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है अगर आप देखोगे तो 1848 का। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अगर आप देख रहे हो तो पहली डेमोक्रेटेड इलेक्टेड असेंबली थी किसके लिए, जर्मनी के लिए। इसमें इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिया, जर्मन स्पीकिंग हंगरी रीजन, ये सारे के सारे इसके अंदर थे। और इसमें क्या था, सारे मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर और वेल्दी लोग थे। मतलब एक तरीके हम कहते हैं कि फिर से रईसों की सरकार बनने जा रही थी। तो द लिबरल मूवमेंट दैट swept the German state at the beginning of 1848 led to the formation of Frankfurt Parliament in 1848। तो पहली मीटिंग फ्रैंकफर्ट की कहाँ होती है, 1848 में। और जहां पे कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वो अपना सीट वगैरह ग्रहण करते हैं, बैठते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं किसके लिए, जर्मनी के लिए। तो लेकिन हमें बाद में अगर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो ये इसको पूरा जो ऑस्ट्रिया का राजा होता है पूरी पूरी तरीके से इसको खत्म कर देता है। नेक्स्ट वुमेन का अगर आप देखते हो वुमेन का क्या रोल रहा है स्ट्रगल में, तो वुमेन एस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टेड पब्लिकेशंस, पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल रैलीज। इन्होंने भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ज्वाइन करी बट एज ए ऑब्जर्वर। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, एज ऑब्जर्वर ज्वाइन करी। द लिबरल मूवमेंट आल्सो अट्रैक्टेड अ साइजेबल नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस थे ये क्या था, एक तरीके से ना एक शॉर्ट नोट है जिसके अंदर सारी चीजें लगभग कवर हो रही हैं। नेक्स्ट मारियाना एंड जर्मेनिया के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो जर्मेनिया और मारियन अगर आप देखते हो तो क्या है, एलिगरी है। एलिगरी मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को एज ए नेशन सिंबलाइज करते हैं कि हाँ जैसे भारत माता की पेंटिंग, तो भारत माता क्या एलिगरी है। तो फेमिनाइन एलिगरी फॉर द जर्मन एंड फ्रेंच कंट्रीज। इन फ्रांस अगर आप देखते हो तो मैरियन रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ पीपुल्स नेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज लिखनी है। और जो इसका स्टेचू है
वो क्या बताता है, टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल एंड यूनिटी, और अपने आप को भी आइडेंटिफाई करो। लेकिन अगर हम जर्मेनिया का सिंबल देखते हैं, हर कैरेक्टर से वो ड्राइव फ्रॉम द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। लेकिन अब जर्मेनिया की अगर आप बात करोगे तो ये क्या, इनका पूरा एक वो दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, एक इस तरीके से पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप ध्यान करना, उसको याद भी करना जरूरी है कि उसके क्या क्या सिंबल्स है। जैसे इसमें एक सिंबल एक दे रखा है ओक, तो जर्मन ओक किसका सिंबल है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो हमें ध्यान रखें जर्मन ओक सिंबल ऑफ वेलर, करेज का। ठीक है, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि क्या क्या मेजर चेंजेस हुए अकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिनेरियो ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप। देखो ये बड़ा वैसा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग से सोचो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ, और सबसे पहला रिवॉल्यूशन था वर्ल्ड में, तो उस रिवॉल्यूशन से पूरी तरीके से आप देखो जगह 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 आपको इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। ठीक है, तो मोनार्की से चीजें कहाँ हुई चेंज, फ्रेंच सिटीजन्स, मतलब एक तरीके से ना गवर्नमेंट बनने लगी, तो उसका रिवॉल्यूशन प्रोग्राम, इट वाज द पीपल, लोग हैं, who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो सीधे सीधे बताया गया कि यार कोई मोनार्की नहीं है, कोई फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट नहीं है, सिर्फ लोग हैं, और ये लोग ही क्या करेंगे, देश को बदलेंगे, जैसे देश बदल रहा है। तो what was the main aim of the French revolutionaries was to create a sense of collective identity among the French people। वही चीज थी when France sneezes rest of the Europe catches cold। तो ये लाइन भी किसने बोली थी, तो आंसर होगा ड्यूक मेटरनिच ने। और द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये लाइन भी किसने बोली थी, ड्यूक मेटरनिच ने। किसके लिए बोली थी, अभी हमने ऊपर देखा था, कौन था वो, मजीनी। ठीक, नेक्स्ट कंसंट्रेशन कैंप, हमने नाजी में भी पढ़ रखा है, एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। 1832 की ट्रीटी बताइए, तो कौन सा नेशन इंडिपेंडेंट हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ 1832 से ग्रीस इंडिपेंडेंट हुआ था, और उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। लेकिन ग्रीस में अगर आप देखो तो वॉर कब स्टार्ट हुआ था, तो आंसर होगा 1821 में। तो जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन है उसमें फ्रांस में अपहीवल होता है, फिर बेल्जियम में होता है, उसके बाद ग्रीस में होता है। ये तीनों आपको एज इट इज याद रखने, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बिल्कुल गलत करने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द ईयर 1815। अब देखो 1815 जहां आएगा वहां हमें यह ध्यान रखना है कि नेपोलियन जा चुका है। अब नेपोलियन के जाने के बाद क्या कहानी हो रही है, हमें पता है कि ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब क्या करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं, इसको क्या बोला गया है, ट्रीटी ऑफ वियना। और इस ट्रीटी ऑफ वियना के जो सारे पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे ट्रीटी ऑफ वियना को कौन प्रिसाइड कर रहा है, कौन सा देश, तो ऑस्ट्रिया प्रिसाइड कर रही है, और ऑस्ट्रिया में भी कौन प्रिसाइड कर रहा है, तो आंसर होगा ड्यूक मेटरनिच। तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज याद रखनी है। और ड्यूक मेटरनिच क्या कर रहा है, वो सीधे सीधे बोल रहा है कि अब फ्रांस के ऊपर फिर से कौन आ जाएगा, बर्बन डायनेस्टी, लो फिर दिक्कत हो गई। तो ये सब चीजें आपको एज इट इज ही याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, किसने बोला था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो अगेन आंसर क्या होगा, ड्यूक मेटरनिच। Who was proclaimed German emperor in the ceremony held at Versailles in 1871। तो हम ध्यान रखेंगे Caesar William I of Prussia was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles in January 1871। इटली का किंग कौन था जब इटली यूनाइट हुई, तो ध्यान रखेंगे विक्टर इमैनुअल टू, विक्टर इमैनुअल टू। और ये जो थे किंग थे, इनका मिनिस्टर कौन था, हमने ऊपर देखा था अभी, काउंट कैवर। ठीक है, और अगर सीजर विलियम वन प्रशिया में यहां देखोगे तो कौन था, ओटो वन बिस्मार्क। ये दो नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 नंबरों में अगर हम देखते हैं, तो एक्सप्लेन एनी 3 बिलीफ्स ऑफ द कंजर्वेटिव दैट इमर्ज आफ्टर 1815। तो 1815 अभी हमने पूरा का पूरा ऊपर डिस्कस किया था। 1815 में आप देखोगे तो इस्टेब्लिश एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट इन सोसाइटी लाइक मोनार्की, द चर्च, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो फिर से वही चीज आ गई, मतलब एक तरीके से ना कंजर्वेटिव रिजाइम आ गई। तो आप यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना के सारे पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। ठीक, they believed that in the modernization of the traditional institution to strengthen them rather than returning to the society of pre-revolutionary days। Also, they believed the abolition of feudalism and serfdom and replacing it with a modern army and efficient bureaucracy and dynamic economy
could strengthen autocratic monarchy of Europe. तो वही चीज थी कि फ्यूडल सिस्टम, सर्वडम सिस्टम, इन सबको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, खत्म कर रहा है, किससे, विद मॉडर्न आर्मी। कहने का मॉडर्न आर्मी का यहाँ मतलब क्या है, एक चेंजिंग इकोनॉमी। ठीक, तो ये सारी चीज हम किसमें देख रहे हैं, कंजर्वेटिव रिजीम में। ठीक, ऑटोवन बिस्मार्क जहां आएगा वहां हमें क्या ध्यान रखना होगा, जर्मन यूनिफिकेशन। और जर्मन यूनिफिकेशन अगर आपको ध्यान रखना है तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 वॉर हुए थे ओवर 7 ईयर्स। एक हुआ था डेनमार्क के साथ, एक हुआ था ऑस्ट्रिया के साथ, एक हुआ था फ्रांस के साथ। अगेन आई एम रिपीटिंग, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। ठीक है, और इन सब वॉर्स के बाद हमने क्या किया था, एक तरीके से पूरी जर्मनी को क्या किया था, यूनाइट किया था। देखो अगर और आपको डिटेल में देखना है तो एक मेरी चैनल पे ही लिंक है, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वो पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया है। तो उसमें आपको जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट मिल जाएगा, 5 से 10 मिनट का पूरा जर्मन यूनिफिकेशन समझ में आ जाएगा। तो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस हम यहाँ पे देख रहे हैं, और इसकी लड़ाई किससे हो रही है, प्रशिया से हो रही है। और इन दी एंड कौन जीता है, प्रशिया। प्रशिया का मतलब कौन होता है, कौन जीता है, तो आप ध्यान रखोगे ओटो वन बिस्मार्क। और बिस्मार्क जीता है तो इसका मतलब क्या है, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा है। ये सब क्वेश्चंस आपको ध्यान रखें। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, अंडर हिज लीडरशिप 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। Prussia was victorious in all the 3 wars and process of unification of Germany is complete as a result of Prussia victory over the France। तो बहुत ध्यान से, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के पास कुछ कुछ टेरिटरीज थी जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी 39 स्टेट्स का एक लूज कन्फेडरेशन था। तो जो जर्मनी के पास जो भी ट्रीटीज थी, जो भी टेरिटरीज थी, वो कुछ डेनमार्क के पास थी, कुछ ऑस्ट्रिया के पास थी, कुछ फ्रांस के पास थी। तो प्रशिया मान लो, जर्मनी मान लो, ओटोवन बिस्मार्क मान लो, एक ही बात है। तो कहीं ना कहीं प्रशिया यहाँ क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है क्या, जर्मनी को यूनाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी यही कह रहा है कि ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो आप यही वाला पॉइंट लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट पूरा लिख सकते हो। इसी वाले पॉइंट को आप चाहें तो यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से कि जर्मन यूनिफिकेशन का क्या प्रोसेस हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या चीजें हुई थी। आप फिर देख लो, वही लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, प्रशिया प्रिवेल्ड इन 3 कॉन्फ्लिक्ट्स, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। तो ये 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर आपको बार बार याद रखना है, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस आपको बार बार ध्यान रखना है। ठीक, और ये यहाँ क्या बता रहे हैं, तो जर्मन मिडिल क्लास अटेम्प्टेड टू क्रिएट ए नेशन स्टेट विद एन इलेक्टेड पार्लियामेंट इन 1848। तो ये कौन सी पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो आंसर होगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। बहुत ध्यान से करते रहो, समझ में आ जाएगा। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात हो रही है। बाय ब्रिंगिंग टुगेदर सेवरल जर्मन कन्फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट्स, दे आर सप्रेस्ड बाय द मिलिट्री एंड मोनार्की वर्किंग टुगेदर टू विन प्रशियास एलिगेंस। प्रशिया ने मना कर दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया था। ड्यू टू द एक्ट ऑफ पावरफुल लैंड ओनर्स नोन एज प्रशियन जंकर्स, द मिडिल क्लास जर्मन प्लान्स डिड नॉट मटेरियलाइज। तो पूरी तरीके से हम देखते हैं तो जर्मनी का प्लान यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बल्कन रीजन की जो टेंशन है, बल्कन्स में अगर आप देखोगे, बिल्कुल लास्ट पार्ट है चैप्टर का, बल्कन रीजन। तो बल्कन रीजन जो एरिया है ना, वो बेल्टिक सी के आसपास का एरिया है। और बेल्टिक सी के आसपास में एरिया में 1871 में टेंशन हो जाती, क्या होती है, जैसे आज के टाइम में अल्बानिया, ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, स्लोवानिया, सर्बिया, हर्जगोविना, ये सारे रीजन आप देखते हो ना, ये किसके अंडर में थे। अगर मैं इनको छोटे छोटे ऐसे करके बना दूं, तो ये बेसिकली सारा का सारा ओटोमन के अंडर में था, ओटोमन अंपायर के अंडर में। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या सोचा कि इन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना ओटोमन अंपायर से अलग हो जाए। तो ये क्या करते हैं, मान लो ये सपोज है यहाँ पे ओटोमन अंपायर है, तो ये आपस में लड़ते हैं और क्या कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये आपस में लड़ने लगते हैं, फिर इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ये आपस में पता नहीं क्यों लड़ने लगते हैं, किसी को नहीं पता। फिर बाद में पता पड़ा, अरे ये तो इसलिए लड़ रहे थे कि इन्हें अपना एरिया एक्सपेंड करना है। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, एफ है। पहले तो ये क्या हुआ, अलग हो गए ओटोमन से, फिर ये आपस में लड़ने लग गए। और आपस में लड़ते 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 क्या हुआ, ये अपना एरिया एक्सपेंशन की वजह से क्या करने लगे, लड़ने लगे। और हमें पता ही है कि ब्रिटेन है, रशिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब क्या इस चीज का बड़ा फायदा उठा रहे थे। ब्रिटेन ने सोचा कि चलो मैं ए से दोस्ती कर लेता हूँ, हम ए और बी को पूरा कर लेंगे। जर्मनी ने फॉर एग्जांपल सोचा कि मैं सी से दोस्ती कर लेता हूँ, सी और डी को बड़ा कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता गया। उससे क्या हुआ, जब ऑस्ट्रिया का राजा मारा गया मेन, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई। तो बल्कनाइजेशन से हम क्या देखते हैं कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होता है,
स्टार्ट होता है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं आपसे। मैंने चैप्टर को भी समराइज करते हुए चल रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर में क्या दिया हुआ है, अर्नेस्ट रेनन, नेशन की डेफिनेशन को डिफाइन करते हुए। तो अर्नेस्ट रेनन वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर हु डिलीवर्ड स्पीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन इन 1882। इन्होंने बताया नेशन क्या है। नेशंस आर फॉर्म्ड बाय कोई ना कोई चीज क्या है, कॉमन। जब कॉमन लैंग्वेज होगी, रेस होगी, रिलीजन, कुछ भी अगर कोई चीज हमारे बीच में कॉमन है तो हम कहीं ना कहीं तब नेशन बन सकता है, ठीक। तो कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी, हिस्ट्री, कुछ भी, इट इज ए culmination of long past of endeavor, sacrifices and devotions. Nations are important because their existence guarantees liberty. The liberty of individual would be lost if there are no nation. तो nations का होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। उसके बाद हम ये सिंबल देखते हैं। इन सिंबल्स में जो जर्मेनिया के सिंबल्स हैं, यहाँ पे अलग से लगाए हैं, इनको देख लो। जैसे क्राउन ऑफ ओक लीव है, ये हीरोइज्म शो करता है, सोड लड़ाई के लिए शो करती है, ठीक है। ब्रोकन चेन भी नाम क्लियर है, बीइंग आजादी को दिखा रहा है। तो इसमें ओलिव ब्रांच शांति को दर्शा रही है। तो यार ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन ओक लीव जरूर पूछते हैं। तो अगर आप कुछ याद रखें ना रखें, लेकिन ओक लीव्स को जरूर याद रखें। वो पता नहीं उससे उनका कुछ अच्छा है लेना देना कि वो ओक लीव्स जरूर पूछते हैं। तो अगर हम एक अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ब्रिटेन, और अगर आप देखते हो नेशनलिज्म इन ब्रिटेन और बाकी सब में ऐसा क्या अलग था। तो यार देखो, ये ब्रिटेन का रिवॉल्यूशन है ना, यहाँ कोई भी अपहीवल और रिवॉल्यूशन वगैरह नहीं हुआ था। कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था प्रायर टू 18th सेंचुरी। क्या था, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इन ब्रिटेन कोई भी अपहीवल और रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। सिर्फ क्या था, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ठीक है। बट एज द इंग्लिश नेशन ग्रू इन वेल्थ, अब क्या हुआ, ब्रिटेन, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड आप समझ लो, बड़ा होने लगा, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। तो उसने क्या करा, 1688 में जो इंग्लिश की पार्लियामेंट से क्या करी, पावर छीन ली। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम दी मोनार्की। तो अब कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो था ना, एक पावर में आ गया। और फिर इंग्लैंड ने सबसे पहले किसको यूनाइट किया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनाइट हो गए। अब क्या बच रहा है, स्कॉट और आयरिश। वेल्स तो बहुत छोटा सा था। आयरलैंड में क्या था, आयरलैंड कंट्री डिवाइड थी किसमें, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में। कैथोलिक्स थोड़े गरीब थे, प्रोटेस्टेंट थोड़े रईस थे। कैथोलिक्स चाहते थे कि हम अलग देश बनाएं, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में मिलना चाहते थे। तो इस तरह का जो डिस्प्यूट्स हुआ, और आयरलैंड भी फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट हो गई, कब, 1801 में। तो देखो यार, 1707 में तो इंग्लैंड स्कॉटलैंड एक हो गई समझ लो, और मान लो वेल्स भी हो गई, और हमारा आयरलैंड कब यूनाइट हुआ, 1801 में। तो आप देखो लगभग 100 साल का डिफरेंस रहा है बीच में, ठीक। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे ब्रिटेन की, किस तरीके से ब्रिटेन में नेशनलिज्म हुआ था। नेक्स्ट, एक्सलेंट, व्हाट इज 1848 का रिवॉल्यूशन। 1848 का रिवॉल्यूशन बहुत आसान है, हमने पढ़ भी रखा है कि 1848 का रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स मींस अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ यूरोप। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस, व्हाट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की एंड द रिपब्लिक। अब यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइज बन गई। इन यूरोप द एजुकेटेड मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स प्लेड अ रोल इन नेशनल मूवमेंट। तो अब क्या एक तरीके से फिर से रईसों की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और यही 1848 के टाइम में जब ये रईस लोग आ जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, सीधे ये फ्रैंकफर्ट के अंदर, ठीक है। तभी जर्मनी का कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकली दे एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और इसी के लिए ये क्या होता है, सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिस रिवॉल्यूशन स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, क्लेरिकल प्रिविलेज, एम्फसाइज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। हमें एक बात, अगर आप थोड़ा सा पढ़ा हो ढंग से, तो 1815 में अगर आप देखते हो तो बर्बन डायनेस्टी आती है फ्रांस में। बर्बन डायनेस्टी आती है 1838 में, 1830 में बर्बन डायनेस्टी चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद कौन आ जाता है, लुइस फिलिप, कोई होगा, पर वो बर्बन डायनेस्टी का नहीं है। तो यहाँ पे थी एब्सोल्यूट मोनार्की, और यहाँ पे क्या आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये सब फ्रांस की बात हो रही है। और 1848 में अगर हम देखते हैं तो लुइस फिलिप भी भाग जाता है। और लुइस फिलिप के भागने के बाद क्या होता है, जब लुइस फिलिप भाग गया तो उसके बाद फिर से कौन आ गया, अगर आप देख रहे हो तो अब पढ़े लिखे लोग आ गए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए और बिजनेसमैन हो गए।
तो ये अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कहाँ मिल रहे हैं, फ्रैंकफर्ट के अंदर, ठीक है। तो वही किस्सा रिपीट हो गया फ्रैंकफर्ट वाला। अगर आप ढंग से वीडियो देखोगे तो चैप्टर भी पूरा क्लियर होता चला जाएगा। तो प्लीज बहुत ध्यान से। इकोनॉमिक स्फीयर में ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो दो स्फीयर हैं, या तो पॉलिटिकल स्फीयर और एक इकोनॉमिक स्फीयर, ठीक है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फीयर में क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट की फ्रीडम, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, और यहीं पे एक यूनियन बनती है ज़ोलवेरियन, जिसमें करेंसी 30 से घटा के कितने कर देती है, 2। याद हो अगर आपको चैप्टर के हिसाब से तो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं एक फिगर है, इमेजिन यू आर ए सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट इन मार्च 1848 and present during the proceeding of parliament. How would you as a man seated in the hall of deputies as a woman? तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पिक्चर सी दे रखी होगी, ये देखिए। तो ये पिक्चर दे रखी है। अब ये पिक्चर के हिसाब से आप देखो, अगर आप बैठे हो as a man seated in the hall of deputies, I would relatedly positive to the banner of Germania. All that symbolized was coming through. As a woman, तो मुझे लग रहा है कि वुमेन से क्या हो रही है, पार्शियलिटी हो रही है। और अगर आप देखो, बट दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली, वुमेन वर ओनली एडमिटेड टू द एज अ पैसिव सिटीजन। तो वुमेन को क्या माना जा रहा है, ऑब्जर्वर, और सिर्फ क्या रहेंगे ये, पैसिव सिटीजन, और वुमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला है, और नो वोटिंग राइट फॉर वुमेन। समझ में आ रही बात। इस तरीके से हमें अगर आप इस तरीके से ना ऑब्जर्वर हो या पैसिव सिटीजन हो, तो आपको कोई भी राइट नहीं है वोटिंग का। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिगर नंबर 17 देखो, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट्स कुड हबनर बी रेफरिंग टू इन दिस एलिगरी विजन ऑफ द नेशन। तो यहाँ आप देखो, ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, जर्मेनिया, फिलिप वीट ने ये पेंटिंग बनाई है। जूलियस हुबनर पेंटेड दिस पिक्चर ऑफ जर्मेनिया एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन इन 1850, 2 years after the National Assembly Frankfurt was rejected by the monarch। ठीक है, 1850 में बनाई ये पेंटिंग जर्मेनिया की। In the foreground of the picture there are symbols of absolute Germania lies before it. This shows that the united hope if German becoming nation is now shriveled and the entire nation falls down before the monarchy. तो यहाँ पे जर्मेनिया जो है, फिलिप वीट 1848 में पेंटिंग बना रहे हैं और बता रहे हैं कि फोरग्राउंड में क्या है, सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिज्म एंड जर्मेनिया लाइज बिलो इट। ठीक, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गैरीबल्डी का एक स्केच हमें दिखाई दे रहा है, और ये अगर आप देखो, द बेस ऑफ द बूट, जो बूट का बेस सिंबलाइज द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज which lays in the southernmost part of the Italian peninsula. Garibaldi had won this kingdom and handed over to the king Victor Emmanuel II. तो अगर आप इटली का मैप जानते हो, तो जो लास्ट की जो टेरिटरी थी, सिसिली का जो आइलैंड था, वो बेसिकली किसके कंट्रोल में था, गैरीबल्डी के कंट्रोल में था। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैनल में वो इसी नमस्ते हिस्ट्री के चैनल में जाके नेशनलिज्म इन यूरोप की आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सारी चीजें। So this cartoon signifies the unification of Italy and Garibaldi's role in it. तो unification of Italy and Garibaldi role in it. तो यहाँ पे गैरीबल्डी क्या करता है, ये सारे आइलैंड अपने कंट्रोल में कर लेता है, और ये आइलैंड किसके पास होते हैं, स्पेन के। और इधर ऊपर कौन है, इधर ऊपर कौन है, अगर आप देखोगे तो इधर ऊपर है अपना वो सार्डिनिया पीटमोंट। ये सार्डिनिया पीटमोंट किसके कंट्रोल में है, आप सबको पता है, ये विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल इसको बोलता है कि भाई चुपचाप मेरे में क्या करो, यूनाइट हो जाओ। तो बहुत टाइम के बाद एक कोल्ड वॉर होता है दोनों के बीच में, और इधर कैमूर भी इसके साथ होता है। तो विक्टर इमैनुअल II और कैमूर दोनों बोलते हैं गैरीबल्डी को कि आपको सिसिली आइलैंड हमारे में मिलाना पड़ेगा। तो फाइनली आप देखते हो, तो बहुत मुश्किलों के बाद गैरीबल्डी अपने इस आइलैंड को कहाँ मिलाता है, जाके सार्डिनिया पीटमोंट पर। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट अगर आप देखो तो एग्जामिन फिगर 14b, कौन सा रीजन टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनिफाइड इटली व्हिच वाज द लास्ट रीजन टू ज्वाइन। तो लास्ट रीजन तो हमें पता ही है कौन सा ज्वाइन होता है, पेपल स्टेट इन 1870। फर्स्ट रीजन जो था वो कौन सा था, सार्डिनिया पीटमोंट। तो फर्स्ट रीजन कौन सा था, सार्डिनिया पीटमोंट। लास्ट रीजन कौन सा था, तो पेपल स्टेट। पेपल स्टेट मतलब क्या हो गया, रोम। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट ज्वाइंड इन 1860। तो ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, इनसे आपको मैंने चैप्टर भी लगभग क्लियर किया है। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, खूब सारे क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप इनको भी पढ़ जाओगे तो भी आपका नेशनलिज्म इन यूरोप में आपको कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी।
हमने ए टू जेड सारे पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं, चैप्टर के हिसाब से भी पढ़ा है चीजों को। और फिर भी आप देखो, पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, एंड तक देखना, तो उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से करी हुई मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल है, इस पे आपको डेली हम लोग नोट्स अपलोड कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो बोर्ड लेवल के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर में 10th के, तो वो एक तरीके से हम कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।